देखिए बात एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में जारी अधिकार की जंग के बीच दिल्ली सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस तबादले में खास बात यह है कि उपराज्यपाल से इस पर मंजूरी नहीं ली गई। इस आदेश पर मुख्य सचिव सर्विसेज राजेंद्र कुमार के दस्तखत हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारियों पर जारी विवाद शांत हो जाएगा, इसके आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के विवादों के बाद दिल्ली सरकार ने 9 और अफसरों का तबादला कर दिया है। इस तबादले का आदेश सीएम कार्यालय से दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अमरनाथ अब तक सीईओ डीयूएसआईबी थे, उन्हें स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्हें सीईओ डीयूएसआईबी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। एफओ हाशमी को स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है। केटी डोगरा जो अब तक एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्हें शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। गीतिका शर्मा जो एनडीएमसी में डायरेक्टर के पद पर थीं, उन्हें डीसी ईडीएमसी बनाया गया है। वहीं सीआर गर्ग जो अब तक डीसी वेस्ट थे, उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया है। बीएस जगलान जो अब तक डायरेक्टर जल बोर्ड के पद पर थे, उन्हें डीसी वेस्ट बनाया गया है। अजय कुमार बिष्ट जो अब तक डीडीए के डायरेक्टर थे, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी पावर बनाया गया है। वहीं संदीप गुलाटी को दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा मीना त्यागी को ऊर्जा विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। ये तो उन अधिकारियों के नाम थे जिनका तबादला किया गया, लेकिन अब वो नाम भी देखिए जिनके दस्तखत के बाद इस तबादले का आदेश जारी किया गया। सेक्रेटरी सर्विसेज राजेंद्र कुमार के दस्तखत से तबादले का यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई है। सेक्रेटरी सर्विसेज के तौर पर अनिंदो मजूमदार की तैनाती की गई थी उपराज्यपाल के आदेश के बाद, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर के शर्मा को सेक्रेटरी सर्विसेज बनाया था, जिसके बाद उपराज्यपाल ने दोबारा अनिंदो मजूमदार की नियुक्ति सेक्रेटरी सर्विसेज के तौर पर की थी। यानी एलजी के मुताबिक दिल्ली से सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजूमदार हैं और दिल्ली सरकार के मुताबिक के शर्मा, यानी एक पद पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति और जिनके आदेश के बाद 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग भी की गई है, उसमें के शर्मा के ही दस्तखत हैं। इस नए आदेश के बाद एक नए टकराव की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने एलजी को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश की कॉपी भी दिखाई जिसमें कहा गया था कि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच को दिल्ली पुलिस की जांच का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा परिसर में इस मुलाकात में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। एलजी से इस मुलाकात में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्य सचिव के शर्मा भी थे। 2 हफ्तों से चली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो कड़वाहट आई थी, उसके बाद ये मुलाकात काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल अपने साथ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की वो कॉपी भी साथ लाए थे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली पुलिस की भी जांच कर सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार के पास खुश होने की वजह है। एलजी और केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में एक दूसरे के करीब खड़े हैं। बातचीत भी हुई दोनों के बीच, लेकिन इस बातचीत के बाद तलखी कितनी दूर हुई, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। दोनों के बीच ये मुलाकात तब हुई जब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र की शुरुआत से पहले इस तरह की मुलाकात एक औपचारिकता भी है। ये औपचारिक मुलाकात अधिकारियों की नियुक्ति पर छिड़ी जंग और तकरार को किस हद तक कम कर सकती है, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि टकराव के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर नैतिक और अनैतिक होने के तमाम आरोप लगाए गए थे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बात दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की। दरअसल केंद्र की अधिसूचना पर बुलाए गए 2 दिनों के विशेष सत्र में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कदम उठा रही है और जो कामकाज वो कर रही है, उससे केंद्र सरकार नाराज है। इसलिए संविधान के नियमों को दरकिनार कर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सदन में सिसोदिया के प्रस्ताव दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर सदस्यों की राय ली और प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। इसी बीच दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के जंग को और भड़काने वाला भी एक प्रस्ताव लाया गया। इस सत्र में आप विधायक ने एलजी के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने मांग की कि विधानसभा को एलजी के खिलाफ महाभियोग का अधिकार मिलना चाहिए। तो 2 दिनों के विशेष सत्र में दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर चर्चा के दौरान उपराज्यपाल पर महाभियोग का मुद्दा उठा। दरअसल द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने केंद्र की तरह ही राज्यों को राज्यपाल या फिर उपराज्यपालों के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के अधिकार की मांग की। इसी मुद्दे पर आप विधायक आदर्श शास्त्री से खास बात के हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। इन्होंने कहा है कि विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास करे जिससे महाभियोग एलजी के खिलाफ चलाया जा सके। आदर्श जी, आपका कहने का तात्पर्य क्या था? देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि सेक्शन 155, 156 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो बात करता है राष्ट्रपति को इम्पीच करने की संसद की ताकत के माध्यम से, संसद के माध्यम से, उसी तरह सरकारिया कमीशन ने ये सुझाव दिया है कि ये ताकत विधानसभा को भी देनी चाहिए हर प्रदेश में जहां पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर अपना काम करने में असक्षम हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको भी इम्पीच किया जाए। यही बात मैंने आज सदन के माध्यम पे रखी है कि इस रेजोल्यूशन को रखा जाए जहां पे ये सदन ये पास करे और ये बात संसद तक पहुंचाए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की इन धाराओं को बदला जाए, जैसे कि हर सदन में हर प्रदेश में ताकत हो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करने की। आपको क्यों लगता है कि जरूरत है कि एलजी के खिलाफ महाभियोग चलाना जाना जरूरी है दिल्ली के लिए? ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये हर प्रदेश के अपने हक की बात है। ये लोकतंत्र के जो संघीय ढांचा है देश के संविधान में लिखा हुआ, उसकी हक की लड़ाई है। तो आप डिमांड, मतलब क्यों आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? एलजी के खिलाफ महाभियोग क्यों चलाया जाए? क्या चार्जेस हैं आपके? इसमें मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो सरकारिया कमीशन ने कही थी और संविधान के संघीय ढांचा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हर जगह प्रदेश में विधानसभा को ताकत दी जाए। आपको लगता नहीं इससे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा? एलजी हाउस और सीएमओ इतना बड़ा बयान आपने दे दिया, पावर्स भी नहीं है, जबकि आपकी रिकमेंडेशन सेंटर मानता नहीं है। जी, तो इसमें हम तो यही, मैं तो जानता हूं कि हम लोग के दिल्ली विधानसभा में इस बात की, किसी भी प्रदेश की विधानसभा में इस चीज की ताकत नहीं है, मगर सरकारिया कमीशन ने कहा था और हम बस ये रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं कि संसद इस चीज को देखे। कितने विधायक आपके साथ इस तरह के रेजोल्यूशन के लिए? जी, अब ये तो रेजोल्यूशन मैंने अपनी तरफ से सुझाव रखा है, अब ये तो सदन में देखा जाएगा। तो आपने सुना कि आदर्श शास्त्री ने क्या कुछ कहा। इधर दिल्ली विधानसभा के पहले दिन का कामकाज हंगामेदार रहा। आप विधायक अलका लांबा ने एलजी के जरिए सीधे केंद्र पर हमला किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को मार्शल ने विधानसभा से बाहर निकाल दिया। केंद्र सरकार के अधिसूचना पर चर्चा और इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए दिल्ली विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी और केंद्र सरकार पर हमलावर थे। अधिसूचना पर चर्चा के दौरान ही आप विधायक अलका लांबा ने वो कह दिया जिसके बाद बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। बहन अलका लांबा जी का एक अपना नोटिफिकेशन के बारे में वो बोल रही थी। कुछ चीजें जो उन्होंने बोली वो ऑब्जेक्शनेबल थी। हमने स्पीकर महोदय को ये आग्रह किया कि ये चीज जो बोली है इन्होंने, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, आप इस पे व्यवस्था दें, अगर गलत है निकलवा दें और अगर सही है तो चलने दें। वो उनकी जो एरोगेंस है, उनको जो गुस्सा है, अब पता नहीं मुझे किस बात का उनको गुस्सा है, 4-5 मिनट उन्होंने वैसे ही खराब किए और सारा कुछ करने के बाद में उनको एक नए रूप में वो अवतरित हुए और कहते मैं एमएलए हूं। हम तो उनसे कह रहे हैं भाई आप तो जो है स्पीकर हैं, वो कहते हैं मैं एमएलए हूं और एसीबी और गवर्नर से मैं भी त्रस्त हूं। अलका लांबा ने कहा कि एलजी के जरिए केंद्र को मोटा माल जाता है, जिसके बाद बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पर आपत्ति दर्ज कराई और अलका लांबा के इन शब्दों को कार्रवाई से हटाने की मांग की। लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो हंगामा और तेज हो गया, जिसके बाद मार्शलों के जरिए ओपी शर्मा को सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन हंगामे और आरोपों से भरा रहा। अभी दूसरे दिन की कार्रवाई बाकी है। जाहिर है विधानसभा के बाहर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो टकराव नजर आ रहा है, उसका असर विधानसभा के भीतर भी साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग काफी पुरानी है।
इस जंग के बीच विधानसभा में महाभियोग के अधिकार वाले प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस और संविधान विशेषज्ञ आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं। एलजी के पद की गरिमा को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव लाना दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। संवैधानिक संकट उत्पन्न होता दिख रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग सदन के समक्ष करना, मुझे लगता है कि ये जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं शायद ना तो संविधान को मानना चाहते हैं, न संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानना चाहते हैं, न संवैधानिक आदेशों को मानना चाहते हैं। इसलिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें इस असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देना चाहिए। सरकार जो चाहती है वो संविधान को अमेंड करके ही हो सकता है, तो संविधान की अमेंडमेंट दिल्ली विधानसभा नहीं कर सकती। संविधान की अमेंडमेंट जो है वो केंद्र सरकार और लोकसभा और राज्यसभा कर सकती है। तो दिल्ली विधानसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए बात क्यों करके दिल्ली के अंदर विधानसभा का समय व्यर्थ किया जा रहा है? अगर दिल्ली विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए तो दिल्ली के अंदर लोग क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि संविधान के अंदर अमेंडमेंट कौन सी करी जाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है और दिल्ली की विधानसभा के समय की बर्बादी है। दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान कितना शून्य है और दूसरी विधानसभा का स्तर कितना नीचा गिर गया है। किसी स्पीकर पर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मुखिया है उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ये विधानसभा के नियमों में लिखा हुआ है। जब आप उपराज्यपाल पर टिप्पणी करते हैं या उस पर महाभियोग की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के संचालन की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति को है और एलजी को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं जिनको वो आंसरेबल होते हैं। तो इसकी कड़ी निंदा की जानी। इधर इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा में सत्र के पहले दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कमरे में आग लग गई, लेकिन उस वक्त कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए जब उन्हें पता चला कि विधानसभा में लगाया गया फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। गनीमत यह रही कि विधानसभा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी। पूरे मामले पर सरकार ने अब रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इसी कमरे में दोपहर को आग लग गई। मौके पर मौजूद कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। एक्सपर्ट्स ने सिलेंडर से बिजली की आग पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि कुछ लोग पानी के लिए विधानसभा में बने हॉर्स पाइपलाइन पर पहुंचे। लेकिन तब उन्हें निराशा हाथ लगी जब फायर फाइटिंग से पानी ही नहीं निकला। यहाँ देख सकते हैं कि ये ठीक यहाँ सामने मशीन लगी हुई है। ये पाइप जो है इससे निकाली भी गई है। यहाँ पर पाइप आ रहा था, उसे निकाला भी गया और निकालने के बाद लोगों ने कोशिश की कि इससे पानी बाहर आए ताकि आग बुझाने पर में उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन कोशिशें लोग करते रहे लेकिन पानी इससे नहीं निकला। ये तो गनीमत थी कि विधानसभा के भीतर सुरक्षा कारणों से तैनात फायर टेंडर तुरंत हरकत में आया। फायर टेंडर की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। इस बात की तस्दीक फायर टेंडर में मौजूद फायर ऑफिसर ने भी की। हमने बुझाई आग को। अच्छा, यहाँ जो फायर टेंडर लगाया वो मशीन जो लगी है वो काम उनका बहुत छोटा पड़ गया, काम नहीं उन्होंने तो बाद में लगाया। हमने लाइन पहले लगा ली थी अपनी। अच्छा, हमारी लाइन चालू होने के बाद उनकी लाइन चालू थी। अच्छा, चालू नहीं हुई उनकी नहीं। फायर ऑफिसर के मुताबिक पानी तो पाइप में आया, लेकिन काफी देर बाद जब आग पर काबू पाया जा चुका था। और उससे भी बड़ी लापरवाही ये कि जो हॉर्स पाइप वो इतना लंबा नहीं था कि उसे आग वाली जगह तक ले जाकर के इस्तेमाल किया जाता। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी विधानसभा में फायर फाइटिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी इस बात पर डटे रहे कि उनके सिस्टम में कोई खराबी नहीं। हालांकि विधायकों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सावधानी बरतने की जरूरत बताई। लगता है बिल्कुल कुछ न कुछ कमियां रही होंगी और इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं वो भी सामने आई है। बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए और मुझे लग रहा है विधानसभा के अध्यक्ष साहब उसको देख रहे हैं ताकि ये जो कारण था जिस कारण से इस बार आग लगी कम से कम वो कारण दोहराया नहीं जाए। राहत की बात यह रही कि आग को एक ही कमरे में समेट लिया गया, लेकिन फिर भी नुकसान लाखों में हुआ है।
लिहाजा सरकार ने आग के कारणों की रिपोर्ट तलब की है। देखिएगा, ऐसा है, मैं आज थोड़ा लेट आया था ऑफिस में। वैसे तो जिस टाइम आग लगी थी मुझे उसी कमरे में बैठा होना चाहिए था। मेरी मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, तो आते ही फिर विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया तो वहाँ जाना पड़ा। मैंने बोल दिया है कल मेरे को सारी रिपोर्ट मिल जाएगी क्या हुआ। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में आग की वजहों की जांच शुरू हो गई है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या जांच में आग बुझाने के साधनों की तैयारी को भी शामिल किया जाएगा। निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा जैसे जो संवेदनशील जगह कह सकते हैं, संवेदनशील जगह है, यहाँ पर ठीक जो हाउस के ठीक बगल में आग लगी थी, वहाँ पर अगर इस तरह के आग और ज़्यादा भड़क जाती तो फिर क्या होता, जबकि दिल्ली में जो विधानसभा के भीतर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। पाइप तक जो है उसकी पूरी लेंथ की नहीं है। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ में विश्वजीत झा, टोटल। यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।